हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 6 अप्रैल और 6 अप्रैल के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम आज एनालाइज करने वाले हैं। आज का द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन तीन मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है जिसपे आपको यहाँ पे जो लेक्चर्स आते हैं उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। मेल आईडी के थ्रू और ट्विटर आईडी के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात करते हैं। देखो, सिर्फ 61 डेज बचे हैं प्रीलिम्स में, इसीलिए फोकस ज़्यादा से ज़्यादा इस पे करो कि आप जितना भी कंसोलिडेट कर सकते हो अपने मटेरियल को, जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको आप यहाँ पे फोकस में रखो। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी ज़रूरी है। आगे बात करते हैं। तो देखो, नए हमारे आज के टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो GS 1 में हमारे पास कुछ भी नहीं है। GS 2 में हम इंटरनेशनल रिलेशन में वॉर क्राइम्स के बारे में देखेंगे। गवर्नेंस में देखेंगे डैम सेफ्टी एक्ट के बारे में। GS 3 में हम बात करेंगे साइंस इन टेक में डार्क नेट की। इसके अलावा रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट्स ऑफ सार्स कोव 2 वायरस। साथ में सिक्योरिटी में हम बात करेंगे ब्रह्मोस सेल टू फिलीपींस। इसके साथ GS 4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। आज एक और आर्टिकल आया हुआ है न्यूज़पेपर में द हिंदू में, जो कि बात करता है अंटार्कटिका बिल की। ठीक है, तो ये अंटार्कटिका बिल के बारे में हम कॉम्प्रहेंसिवली पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए मैंने फिर से वो आर्टिकल नहीं लिया है। ठीक है, तो अगर जो लोग भी मुझे कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि हमने अंटार्कटिका बिल के ऊपर काफी कॉम्प्रहेंसिवली डिस्कस किया हुआ है ना। अब शुरू करते हैं आज के आर्टिकल्स के साथ। सबसे पहला आर्टिकल है आज का, लेट डैम कमिटी कंटिन्यू फॉर अ ईयर। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, मुल्ला पेरियार डैम के ऊपर हमने कई बार डिस्कस किया है कि मुल्ला पेरियार डैम जो है इसके ऊपर कई कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। ये मुल्ला पेरियार डैम जो है ये एक्चुअल में है केरला की टेरिटरी में, लेकिन इसके ऊपर ऑपरेशनल राइट्स हैं तमिलनाडु के। क्यों ऐसा? क्योंकि तमिलनाडु को यहाँ पे हमारे जो इंडिपेंडेंस है उससे भी पहले की बात है कि यहाँ पे तमिलनाडु को जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उन्होंने मुला पेरियार डैम 999 ईयर्स के लिए लीज पे दिया था। तो इसीलिए आफ्टर इंडिपेंडेंस भी ये एग्रीमेंट कंटिन्यू हुआ। तो केरला में है ये, लेकिन तमिलनाडु की ऑपरेशनल राइट्स हैं केरला के इस मुल्ला पेरियार डैम के ऊपर। अब दोनों के बीच में टसल चलती रहती है। केरला बोलता है कि आप इस डैम की हाइट कम कीजिए, तमिलनाडु बोलता है कि नहीं, हम तो इस डैम की हाइट बढ़ाएंगे। केरला इसलिए इस डैम की हाइट कम करने को बोलता है क्योंकि इसको लगता है कि अगर डैम की हाइट बहुत ज्यादा हुई, कभी डैम फेल हो गया तो यहाँ पे बहुत ज्यादा केरला में बहुत ज्यादा फ्लड्स आ सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली डैम जो है केरला में लोकेटेड है। तमिलनाडु बोलता है कि नहीं, हम तो इसकी हाइट को बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि जितनी हाइट बढ़ेगी उतनी वाटर सप्लाई ज्यादा होगी, और तमिलनाडु को यहाँ पे इस डैम की वाटर सप्लाई से मतलब है। ये डैम काफी हेल्पफुल है तमिलनाडु के कुछ एरियाज में जो कि वाटर शेडो रीजन में पड़ते हैं। ठीक है, तो ये पूरा मुल्ला पेरियार डैम के ऊपर एक छोटा सा मैंने आपको बेसिक में बता दिया बैकग्राउंड की है क्या, कंट्रोवर्सी क्या है। अब इसको लेकर यहाँ पे काफी समय से ये चल रहा है कि एक अलग कमेटी बनाई जाए। अब यहाँ पे सेंटर ने ये कहा है कि अभी रुक जाओ, अभी अलग कमेटी मत बनाओ। अभी जो एक कमेटी चल रही है ना मुल्ला पेरियार डैम के ऊपर, सुपरवाइजरी कमेटी जो चल रही है उसको चलने दो। इसके चलते चलते ही हम थोड़े ही समय में एक और कमेटी लेकर आ रहे हैं, एक अथॉरिटी लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। ये जो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है ये नया जो डैम सेफ्टी एक्ट है उसके अंतर्गत बनाने वाले हैं हम। तो ये जब डैम सेफ्टी अथॉरिटी बन जाएगी फिर हमको इतनी यहाँ पे 10-10 ऑर्गेनाइजेशन, 10-10 कमिटीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन्होंने कहा है कि अभी आप रुक जाओ, अभी इस मुल्ला पेरियार डैम के ऊपर जो कमेटी चल रही है उसको चलने दो। हमारी बहुत जल्दी नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी आने वाली है, इस अथॉरिटी को आने दो। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कैसे क्या करना है। ये इसी साल में फुल्ली फंक्शनल हो जाएगी। ये जो अथॉरिटी है ये इसी साल में फुल्ली फंक्शनल हो जाएगी, ये चीज कही गई है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो गया कि ये डैम सेफ्टी एक्ट क्या है। ठीक है, डैम सेफ्टी एक्ट क्या है और साथ में नेशनल डैम डैम सेफ्टी अथॉरिटी ये क्या है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज ये कि यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो तब तक के लिए, जब तक ये नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी आए तब तक के लिए क्या करना है हमको, कि दोनों स्टेट्स को यहाँ पे बोलना है कि आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप ज्यादा अभी डिस्प्यूट्स क्रिएट ना करो। ठीक है, एक सुपरवाइजरी कमेटी जो बनाई गई है वो यहाँ पे एड्रेस करेगी जितने भी टेक्निकल कंसर्न रहेंगे। ओके, और जो बाकी जो भी डिस्प्यूट्स होंगे आगे जाके ये नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी उसको देख लेगी। ठीक है, तो ये फुल्ली फंक्शनल होने वाली है इसी साल से। अब देखो आगे बात करते हैं कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, डैम सेफ्टी एक्ट, इन सब की क्यों जरूरत पड़ी। तो देखो यहाँ पे हमारे देश में फ्लड्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, फ्लड्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये फ्लड्स का रूट कॉज है डैम।
ठीक है। डैम फेलियर इज द रूट कॉज ऑफ दीज फ्लड्स। अब देखो यहाँ पे कई सारे मेजर फ्लड्स के बारे में बताया गया है जो डैम्स के कारण हुए थे। जैसे कि उत्तराखंड का 2010 वाला और 2013 वाला एक बहुत बड़ा फ्लड आया था, जो आया था तहरी डैम के कारण। फिर उकई डैम के कारण गुजरात में ये फ्लड आया था 2019 में। फिर बाणसागर डैम के कारण, बाणसागर डैम है सोन रिवर पर, इस रिवर के ऊपर जो बाणसागर डैम बना हुआ है, इसमें इसके कारण मध्य प्रदेश में 2016 में आई थी ये बाढ़। वैसे कई सारे, हीराकुंड डैम के कारण आई थी उड़ीसा में, ओके, दामोदर के कारण आई थी वेस्ट बंगाल में। तो आप देख पा रहे हो बहुत सारी आज के डेट में आ चुकी हैं डैम्स के कारण फ्लड्स, ठीक है। और स्पेशली जो लास्ट 10 साल गए ना, इसमें मेजोरिटी ऑफ द फ्लड्स हुआ बिकॉज ऑफ द डैम्स, ओके। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे इसीलिए जरूरत है हमको डैम सेफ्टी की, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो रेगुलेशंस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, डैम्स की सेफ्टी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे फैक्ट्स क्या है। तो देखो, इंडिया जो है 3rd नंबर पे आता है वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ लार्ज डैम्स विच स्टैंड अराउंड 5600। तो लगभग लगभग इंडिया में आज की डेट में 5600 लार्ज डैम्स हैं, ठीक है। जिसमें से 75% से ज्यादा 25 साल से पुराने हैं, और लगभग कुछ 160 हैं जो 100 सालों से पुराने हैं। तो यहाँ पे समझो कि इतने पुराने डैम्स जो हैं, इनमें वियर एंड टीयर कितना हुआ होगा, ठीक है। वियर एंड टीयर कितना हुआ होगा, और इनका प्रॉपर रेगुलेशन और मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज, इन एब्सेंस ऑफ प्रॉपर रेगुलेटरी वर्क दे पोज डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर्टी एंड द बेनिफिट्स डिराइव फ्रॉम देम। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कोई प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं है, कोई प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, इसके कारण काफी ज्यादा थ्रेट बना रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फंड्स की भी कमी है, यहाँ पे रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस के लिए इनके पास फंड्स भी नहीं है। और चौथी चीज ये कि करंट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी, जैसे आज की डेट में है, इसके पास कोई भी स्टेचुटरी बैकिंग नहीं है, इसके पास कोई स्टेचुटरी रिकॉग्निशन नहीं है, इसीलिए ये सिर्फ रिकमेंडरी बॉडी बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे इसके पास कोई ऐसे बोलते हैं ना टीथ होना, किस कोई ऐसे एम्पावरिंग पावर्स होना, कोई ऐसे फंक्शंस होना जिसके कारण ये इसको एम्पावर कर सके, जिसके कारण ये इसको यहाँ पे बाइंडिंग बाइंडिंग रिकमेंडेशन या बाइंडिंग सजेशंस दे सके, ऐसी कोई इसके पास पावर नहीं है। तो आज की डेट में जो नेशनल कमेटी है डैम सेफ्टी के ऊपर, वो स्टेचुटरी है, ओके। तो ये मेन कारण है कि हमको डैम सेफ्टी एक्ट की अलग से जरूरत पड़ रही है, ओके। आगे बात करते हैं। तो देखो, डैम सेफ्टी बिल आई थी 2018 में, अब तो ये एक्ट बन चुका है, लेकिन जब आई थी तब भी इसके प्रोविजंस लगभग सेम ही थे। जैसे कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो डैम सेफ्टी प्रोसीजर्स को अपनाएंगी। इसमें एक बात की गई थी, नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी बनेगी। अब देखो, जो नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी आज भी है, उसके पास कोई स्टेचुटरी बैकिंग नहीं है, लेकिन इस कमेटी के पास स्टेचुटरी बैकिंग है, डैम सेफ्टी एक्ट ऑफ 2021। ये बिल 2018 का था, पास होते होते 21 तक आ गया था, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे एक नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी भी बनाई जाएगी, जो पॉलिसी एंड गाइडलाइन मेकिंग का काम करेगी। साथ में सर्विलेंस ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे स्पेशल फंक्शनिंग रखी जाएगी, सेफ फंक्शनिंग के लिए यहाँ पे कुछ फोर्सेस का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेट कमेटी भी बनाई जाएगी, स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, जो नेशनल कमेटी है डैम सेफ्टी के ऊपर, ये नेसेसरी रिकमेंडेशन रेगुलेशन वगैरह बताएगी। उसके साथ जो हमारी ये है जो सर्विलेंस ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए है, वो यहाँ पे इमरजेंसी एक्शन प्लान, फंड्स कहाँ से आना है रिपेयर के लिए, ये सब चीज़ों को देखेगी। इसके बाद हर स्टेट की ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपने स्टेट में स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जिसमें कि ऑफिसर्स रहें उस लेवल के, जो कि यहाँ पे डैम सेफ्टी को इंश्योर कर सके। साथ में यहाँ पे जो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बनाई जाएगी, उसका यहाँ पे काम क्या है, पॉलिसी मेकिंग है, गाइडलाइन मेकिंग है। साथ में रेगुलेटरी और इम्प्लीमेंटिंग बॉडी भी रहेगी ये, ठीक है। यहाँ पे ये कॉजेज देखेगी कि डैम फेल हुआ तो क्यों हुआ, अगर डैम फेल होने के कारण यहाँ पे पीछे कोई है, इसके कोई बॉडी है या कोई स्टेट है, उसको यहाँ पे पीनलाइज करने का काम करेगी। नेशनल लेवल के डैम्स को, डाटाबेस को यहाँ पे मेंटेन करेगी। साथ में टेक्निकल और मैनेजेरियल असिस्टेंस देगी स्टेट्स को, सो दैट डैम सेफ्टी इंश्योर्ड रहे, ओके। इसके साथ साथ यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल होगी सर्विलेंस के लिए, इंस्पेक्शन के लिए और डैम्स के मेंटेनेंस के लिए। यहाँ पे एक चीज और फोकस है, यहाँ पे जो डैम ओनर रहेगा, उसके ऊपर भी ये ओनस रहेगा कि वो यहाँ पे इन सभी चीजों का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करे। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, वायलेशन होता है, तो यहाँ पे पीनल प्रोविजन इसके लिए भी है, ठीक है। तो ये थी डैम सेफ्टी बिल हमारी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की।
जर्मनी शट्स डाउन रशियन डार्कनेट मार्केटप्लेस हाइड्रा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जर्मनी अभी देखो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है ना। तो जर्मनी पुलिस ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे रशियन लैंग्वेज में एक इलीगल डार्कनेट मार्केट प्लेस चलती है जिसका नाम है हाइड्रा। तो ये जो हाइड्रा है क्या है, ये डार्कनेट के ऊपर चलने वाला एक मार्केट प्लेस है, ठीक है। ये लार्जेस्ट नेटवर्क है वर्ल्ड में जो बिटकॉइंस में काम करता है और लगभग 23 मिलियन यूरोज में काम करता है, ठीक है। तो लगभग 25 मिलियन डॉलर का ये पूरा मार्केट प्लेस है। 2015 में ये बना था। और इस पे होता क्या है हाइड्रा पे, यहाँ पे इलीगल ड्रग्स बेचे जाते हैं, क्रेडिट कार्ड का डाटा बेचा जाता है, काउंटरफीट करेंसी बेची जाती है जो फेक करेंसी होती है, फेक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स बेचे जाते हैं, ठीक है। इंक्रिप्शन नेटवर्क का यूज होता है यहाँ पे, टॉर इंक्रिप्शन नेटवर्क का। तो पहले समझते हैं चलो डार्कनेट क्या है, फिर आएंगे हम वापस इस न्यूज के ऊपर। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा इंटरनेट होता है ना, इंटरनेट की 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। 3 लेयर्स होती हैं, एक होती है पब्लिक इंटरनेट, दूसरा होता है डीप वेब, तीसरा होता है डार्क नेट, ठीक है। पब्लिक इंटरनेट जो होता है ये कैसा होता है, सरफेस वेब जो हम अभी यूज करते हैं। जैसे मैंने अगर गूगल यूज किया, ठीक है, मैंने गूगल से द हिंदू न्यूज़पेपर डाउनलोड किया, ई पेपर डाउनलोड किया, तो मैंने यहाँ पे गूगल यूज किया, ये क्या है, पब्लिक इंटरनेट। आप कुछ भी सर्फिंग करते हो वो क्या करते हो आप, वो पब्लिक इंटरनेट का यूज करते हो, ठीक है। और ये जो इंटरनेट है ना, कुल मिला के सारे इंटरनेट का सिर्फ 4% है। तो यहाँ पे फेसबुक हो गया, अमेजन हो गया, ये जो कॉमन साइट्स हैं जो हम सभी यूज करते हैं, जो नॉर्मल इंटरनेट पे अवेलेबल है, ये होता है पब्लिक इंटरनेट, जिसको सिर्फ 4% जनता यूज करती है, मतलब कुल इंटरनेट का सिर्फ 4% है ना। उसके बाद डीप वेब। अच्छा मैंने ये बोल दिया कि जिसको सिर्फ 4% जनता यूज करती है, ऐसा नहीं है, इसको मेजोरिटी ऑफ द जनता पब्लिक इंटरनेट को ही यूज करती है, लेकिन इंटरनेट जो टोटल इंटरनेट है इसका सिर्फ 4% हिस्सा है ये पब्लिक इंटरनेट। डीप वेब क्या है, डीप वेब यहाँ पे ऐसी एक इंटरनेट लेयर है जिसको आप नॉर्मल सर्च इंजन के थ्रू यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि बैंक डाटा हो गया, गवर्नमेंट का डाटा हो गया, ये थोड़ा सा ज्यादा सिक्योर होना चाहिए, ज्यादा इसकी कुछ ऑथेंटिसिटी इंक्रिप्शन ज्यादा अच्छा होना चाहिए, तो इसीलिए इसको डीप वेब पे स्टोर किया जाता है। इसके और आगे यहाँ है डार्क नेट। डार्क नेट डीप वेब का ही एक हिस्सा है जो इंक्रिप्टेड नेटवर्क रहता है, मतलब इस पे सारे जो इलीगल काम होते हैं ना वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे डार्क नेट पे होते हुए, ओके। आगे बात करते हैं। तो देखो ये जो 3 लेयर्स हैं इनको आप पब्लिक लेयर बोल सकते हो, ठीक है, डीप वेब लेयर और डार्क नेट लेयर, ठीक है। तो जो पब्लिक लेयर है उसमें क्या होता है, ये वो साइट्स हैं जिसको आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हो, फेसबुक, ट्विटर, अमेजन, लिंक्डइन, ये सारी जो साइट्स आती हैं ये पब्लिक इंटरनेट पे आती है, 4% टोटल हिस्सा बनाती है इंटरनेट का। डीप वेब वो है जहाँ पे नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क जहाँ पे डाटा जो स्टोर करना है वो इनएक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है। जो नॉर्मल सर्च इंजन है वो उसको एक्सेसिबल ना हो उनके लिए, ठीक है। जैसे गूगल से आपको वो डाटा सीधा नहीं मिलेगा, ओके। और ये सिर्फ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को एक्सेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे सेंसिटिव और प्राइवेट डाटा होता है, जैसे गवर्नमेंट का प्राइवेट डाटा हो गया, बैंक का डाटा हो गया, क्लाउड का डाटा हो गया, ये सब रखा जाता है। थर्ड है डार्कनेट। डार्कनेट डीप वेब का भी एक और हिस्सा है, जो बोलते हैं ना खुफिया में खुफिया हिस्सा, वो हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा इंक्रिप्शन रहता है, इसको सिर्फ आप स्पेशल सॉफ्टवेयर के थ्रू ही यूज कर सकते हो, जैसे कि टॉर। तो यहाँ पे टॉर यूज होता है, टॉर का फुल फॉर्म है द ऑनियन राउटर, ठीक है, द ऑनियन राउटर, या फिर I2P। यहाँ पे ये इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट। तो ये कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू आप डीप वेब को यूज कर सकते हो, सॉरी डार्क नेट को यूज कर सकते हो। और यहाँ पे डार्क नेट पे क्या होता है कि एनीथिंग प्रेजेंट ऑन द डार्क वेब विल नॉट बी पुल्ड अप बाय द इंटरनेट सर्चेस, देयरफॉर ऑफरिंग अ हाई डिग्री ऑफ एनोनिमिटी। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिग्री ऑफ एनोनिमिटी रहती है। और यूजुअली आप देखोगे कि जो डार्क वेब है या डार्क नेट है ये या तो ये इलीगल पर्पजेस के लिए यूज होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे रशिया का जो हाइड्रा है, ठीक है, रशिया का जो हाइड्रा डार्क नेट है, ठीक है, इसको यूज किया जा रहा है ड्रग्स की तस्करी के लिए, स्मगलिंग के लिए, काउंटरफीट करेंसी की स्मगलिंग के लिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, डाटा इंफॉर्मेशन लीक करने के लिए, ये सब चीजों के लिए यूज हो रहा है। या फिर ये यूज होता है यहाँ पे ऑपरेसिव रिजाइम है, जैसे कि मान लो चाइना, चाइना में काफी ऑपरेसिव रिजाइम है ना, वहाँ पे सिटीजन के ऊपर बहुत ज्यादा सर्विलेंस होता है। तो ऐसे में अगर सिटीजन आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सेंसिटिव डाटा कम्युनिकेट करना चाहते हैं गवर्नमेंट की नजर से बच के, तो वो लोग भी इस तरह के डार्क नेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में और देख लो। देखो जैसे कि कोई ग्लेशियर होता है ना, तो ग्लेशियर का जो टॉप होता है सिर्फ इतना सा, वो ही बहुत बड़ा दिखता है, वैसे ही इंटरनेट के साथ है। जो हमको दिखता है ना इतना अपार इंटरनेट, ये सिर्फ 4% हिस्सा है टोटल इंटरनेट का, जिसपे गूगल, बिंज, विकिपीडिया वगैरह आप चलाते हो, ठीक है। उसके नीचे आता है डीप वेब, जिसको सर्च इंजन पकड़ नहीं पाते, ठीक है, जिसमें अकेडमिक डाटाबेस हो गया, मेडिकल रिकॉर्ड हो गए, फाइनेंशियल रिकॉर्ड हो गए, साइंटिफिक रिपोर्ट्स, ये सब चीजें रहती है, सब्सक्रिप्शन इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें रहती है। डार्क वेब कौन सा होता है, डार्क वेब जो होता है इसमें भी 6%, मतलब देखो टोटल मिला के ये पूरा 96% है, इसमें मेजोरिटी डीप वेब रहता है और 6% हिस्सा रहता है डार्क वेब, जिसको कि
प्राइवेट कम्युनिकेशंस के लिए यूज होता है, इलीगल इन्फॉर्मेशन के लिए, इनक्रिप्टेड साइट्स के लिए यूज किया जाता है। तो अभी हम जो बात कर रहे थे वो डार्क वेब की कर रहे थे। तो न्यूज आर्टिकल पे फिर से आ जाते हैं। देखो यहाँ पे जर्मनी ने रशिया का जो ये हाइड्रा डार्क नेट है इसको बैन कर दिया है, ठीक है। ये हाइड्रा जो मार्केट था इलीगल चीजों का, उसको बैन कर दिया है, और ये सबसे बड़ा टर्नओवर कमाने वाला एक मार्केट प्लेस था जो इलीगल था, ठीक है। तो हाइड्रा याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रा क्या है तो पता होना चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं। फ्रांस सेट टू प्रोब 3 वॉर क्राइम्स। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमारे यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है ना, उसमें रशिया के ऊपर कई सारी कंट्रीज ने वॉर क्राइम्स के एलिगेशंस लगाए हैं। वॉर क्राइम्स क्या होते हैं इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे फ्रांस ने बोला है कि हमारे सिटीजन जो वहां पे फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनकी जानें ले रही है रशिया की आर्मी, इसीलिए रशिया को वॉर क्राइम्स के लिए इन्होंने रिस्पॉन्सिबल ठहराया है। तो ये वॉर क्राइम्स क्या है, देखो वॉर क्राइम्स आर डिफाइंड एज सीरियस वायलेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉज ड्यूरिंग अ कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके लिए भी लॉज बनाए गए हैं, जैसे कि जेनेवा कन्वेंशन है वॉर के लिए, ठीक है। इसमें कुछ लॉज बनाए गए हैं कि आपको इस तरीकों से लॉ यहाँ पे वॉर करना है, कॉन्फ्लिक्ट करना है। अब अगर आप उन जो लॉज हैं या फिर रूल्स हैं उनको आप वायलेट करते हो तो यहाँ पे उसको वॉर क्राइम कहते हैं, ठीक है। अब ये डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ये कैसे आया है, ये जेनेवा कन्वेंशन 1949 से आया है। इसमें जेनेवा कन्वेंशन में ही जेनेवा कन्वेंशन से एक रोम स्टैट्यूट निकला है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के पीछे है। तो यहाँ पे ये रोम स्टैट्यूट जो है जेनेवा कन्वेंशन का, ये डिफाइन करता है वॉर क्राइम्स को, ठीक है। तो आइडिया ये है कि दैट इंडिविजुअल्स कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्शंस ऑफ अ स्टेट और इट्स मिलिट्री, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल्स को भी लायबल ठहराया जा सकता है। जैसे कि अब यहाँ पे वॉर क्राइम्स क्या क्या होते हैं, होस्टेज बना लेना, किसी को बंधक बना लेना, विलफुल किलिंग्स, आप सिविलियंस की जानबूझकर हत्या कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, इनह्यूमन ट्रीटमेंट कर रहे हो उनके साथ, सिविलियंस के साथ, या फिर जो वॉर के प्रिजनर्स लाए हो उनके साथ, बच्चों को आप फोर्स कर रहे हो फाइट करने पे, तो फोर्सिंग चिल्ड्रन टू फाइट आर सम ऑफ द ऑब्वियस एग्जांपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली वॉर क्राइम्स क्या होता है, जैसे रशिया का अभी कुछ फुटेज वगैरह सामने आई थी जिसमें रशिया के जो आर्मी मैन है या फिर जो भी सोल्जर्स हैं वो यूक्रेन में जो सिविलियन लोग हैं उनके ऊपर बम गिरा रहे हैं, उनके ऊपर सीधे शूट कर रहे हैं। ये सब जो है सिविलियंस के ऊपर सीधे काम करना, सिविलियंस के ऊपर सीधे टारगेट करना, ये सारी चीजें जो है ना ये वॉर क्राइम्स में आती है। अब देखो इसके भी कुछ क्राइटेरिया है कि किस क्राइम को आप वॉर क्राइम कहोगे। तो पहला तो है डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन कैसे, कि आप यहाँ पे सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रहे हो, ठीक है। आपका काम है, आप किसी चीज के लिए लड़ रहे हो कोई पॉलिटिकल रीजन से, जैसे यूक्रेन और रशिया में लड़ाई हो रही है तो इनके पीछे पॉलिटिकल रीजन है, तो सिविलियंस को यहाँ पे टारगेट आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप सीधे सिविलियंस को टारगेट कर रहे हो और अगर सिविलियंस का काफी ज्यादा जान मान की यहाँ पे हानि होती है तो उसको आप वॉर क्राइम में काउंट करोगे। प्रोपोर्शनैलिटी के बेसिस पे, यानी कि जैसे ऐसा हो सकता है कि आपने किसी के ऊपर मतलब मान लो कि आपकी ये रशिया की आर्मी है, रशिया की आर्मी के एक सोल्जर की यहाँ पे डेथ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक सोल्जर की डेथ के बदले रशिया की आर्मी ने क्या किया, यहाँ पे यूक्रेन के पूरे के पूरे जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ स्टेट, यहाँ पे कोई एक प्रोविंस है, इस पूरे के पूरे प्रोविंस को उड़ा दिया, इसमें जितने सिविलियंस थे सबकी जान चली गई। तो प्रोपोर्शनलिटी देख रहे हो, यहाँ पे आपके एक सोल्जर की जान गई थी और यहाँ पे आपने पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट को, जिले को उड़ा दिया, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का जब ऐसा इशू होता है तो वो वॉर क्राइम होता है। और प्रिकॉशन, यानी कि अगर आप लड़ाई कर भी रहे हो, रशिया और यूक्रेन लड़ भी रहे हैं, तो उनको ये प्रिकॉशन रखना चाहिए कि सिविलियंस की जान ना जाए। अगर वो प्रिकॉशन रखते हुए नहीं दिखते हैं तो यहाँ पे उसको हम कहेंगे कि ये वॉर क्राइम में इंडल्ज्ड है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो देखो वॉर क्राइम्स में और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में डिफरेंस है, ठीक है। जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन जेनोसाइड प्रिवेंशन है ये सेपरेट करता है वॉर क्राइम को जेनोसाइड क्राइम से, ठीक है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी से। तो वॉर क्राइम्स क्या होते हैं, वॉर क्राइम सिर्फ वॉर के दौरान होते हैं, ठीक है। मतलब अगर दो स्टेट्स में वॉर हो रही है उस दौरान अगर कोई ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं तो उसको वॉर क्राइम कहेंगे। जबकि जेनोसाइड या फिर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जरूरी नहीं कि वॉर टाइम पे ही हो, पीस टाइम पे ही भी हो सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, जैसे वॉर टाइम में तो क्या होता है, दोनों पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट अग्रेशन दिखाती हैं और उसमें जो क्राइम्स होते हैं वॉर क्राइम्स हो गए। लेकिन जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी उसमें कई बार क्या होता है कि पीस टाइम के दौरान भी हो सकते हैं, और कई बार क्या होता है कि सिर्फ एक ही पार्टी अग्रेशन दिखा रही है, दूसरी पार्टी तो इससे बचना चाह रही है बस, ठीक है। दूसरी पार्टी के पास कोई वेपन्स नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो लड़ना भी नहीं चाह रहे, ठीक है। तो उनको जब बहुत ज्यादा सप्रेस किया जाता है तो दैट बिकम्स क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो अनआर्म्ड पीपल के ऊपर जब आप यहाँ पे मिलिट्री एक्शन करते हो, यूनिलैटरल एग्रेशन करते हो, उसको हम क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहते हैं।
ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे जेनेवा कन्वेंशन की भी बात कर लेते हैं। अभी नाम आया था जेनेवा कन्वेंशन का, 1949 का कन्वेंशन है ये। इसके साथ कुछ एडिशनल प्रोटोकॉल्स भी हैं। तो बेसिकली ये क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि वॉर के दौरान आपको क्या रूल्स फॉलो करने, क्या लॉस फॉलो करने, सो दैट वॉर जो है एकदम बारबरिक ना बन जाए, इसके लिए यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रीटी है ये, ठीक है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ट्रीटी बनाई गई है जो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, जैसे कि जो फाइट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, जो सिविलियन हो गए, मेडिकल वर्कर्स हो गए, या फिर जो भी लोग ऐसे हैं जो वॉर में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उनको यहाँ पे वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस से बचाने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पे जैसे कि जो लोग अब वॉर लड़ने लायक नहीं बचे, जैसे कि जो लोग वुंडेड हो चुके हैं, सिक हो चुके हैं, या फिर जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, जैसे कि वॉर में रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही, फॉर एग्जाम्पल रशिया ने यूक्रेन के कुछ सोल्जर्स को पकड़ के वो ले आए यहाँ पे, तो ये सब क्या हो गए, प्रिजनर्स ऑफ वॉर हो गए। तो इनके सभी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये जेनेवा कन्वेंशन। तो इसमें पहला जो जेनेवा कन्वेंशन है वो बात करता है कि जो भी वुंडेड और सिक सोल्जर्स हैं ऑन लैंड, उनको प्रोटेक्ट करेगा ये जेनेवा कन्वेंशन पहला। सेकंड जेनेवा कन्वेंशन बोलता है कि जो भी वुंडेड या सिक सोल्जर्स हैं जो सी पे हैं, ओके, इनको प्रोटेक्ट करेगा। थर्ड जेनेवा कन्वेंशन क्या करेगा, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को प्रोटेक्ट करेगा। और फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन सिविलियंस को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। और इंडिया इस जेनेवा कन्वेंशन की पार्टी है, इंडिया ने इस जेनेवा कन्वेंशन को साइन किया हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, एक जेनेवा कन्वेंशन नहीं है, इट इज जेनेवा कन्वेंशन, क्योंकि 4 जेनेवा कन्वेंशन है इसमें, ओके, तो ये याद रखना। आगे बात करते हैं, ब्रह्मोस सेल टू फिलीपींस अ बायलैटरल डील। तो देखो यहाँ पे क्या है, न्यूज ये है कि ब्रह्मोस को हमने अभी फिलीपींस को बेचा है, ठीक है, और ये हमने यूनिलैटरली भेजा है। अब ब्रह्मोस आप सभी को पता है, ब्रह्मोस जो है रशिया और इंडिया का जॉइंट वेंचर है, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर ये मिसाइल सिस्टम बनाया जिसमें ब्रह्म, ब्रह स्टैंड फॉर ब्रह्मपुत्र एंड मोस स्टैंड फॉर मॉस्कोवा, ठीक है। ये दोनों जो है इंडिया और रशिया की इंपॉर्टेंट नदियां हैं, उनके नाम पे ब्रह्मोस रखा गया है, ठीक है। लेकिन अभी फिलीपींस के साथ जो ये सेल हो रही है ब्रह्मोस की, उसमें इंडिया अकेले पार्टिसिपेट कर रहा है, रशिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये बायलैटरल बेसिस पे पूरी डील होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे फिलीपींस से क्वेश्चन भी पूछा गया कि चाइना आपको चमकाएगा तो नहीं कि आप यहाँ पे इंडिया से ये ब्रह्मोस मिसाइल ला रहे हो, तो साउथ चाइना सी में यहाँ पे चाइना के ऊपर आप अटैक करने तो नहीं ले जा रहे, चाइना इस तरह के आपके ऊपर शक करेगा तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पे फिलीपींस ने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने सेल्फ डिफेंस में ये ब्रह्मोस मिसाइल ले रहे हैं, बाकी जिसको शक करना है वो तो कर ही सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये ब्रह्मोस मिसाइल ले रहे हैं। तो ब्रह्मोस इसीलिए न्यूज में थी, तो ब्रह्मोस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये मिसाइल सिस्टम है ना। दूसरी चीज, ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म से आप इसको इनिशिएट करवा सकते हो, लॉन्च कर सकते हो, मतलब कि आप लैंड से भी इसको लॉन्च कर सकते हो, सी से भी और एयर से भी, ठीक है। फायर एंड फॉरगेट के प्रिंसिपल पे चलता है, एक बार आपने इसको छोड़ दिया, ब्रह्मोस मिसाइल को छोड़ दिया, उसके बाद ये टारगेट को हिट करके ही आएगा, ठीक है। उसके बाद ये सुपरसोनिक स्पीड पे चलता है, सुपरसोनिक स्पीड यानी कि साउंड की स्पीड से बहुत ज्यादा स्पीड रहती है, यानी कि 1 से 5 मैक के बीच में सुपरसोनिक स्पीड होती है, इसकी स्पीड है लगभग 2.8 मैक, ठीक है। तो यहाँ मैक इज द यूनिट फॉर स्पीड, ठीक है। तो ये मैक याद रखना, स्पीड की यूनिट है, और ये साउंड के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करती है स्पीड को। लॉन्ग फ्लाइट रेंज है इसकी, ठीक है, काफी लंबी लंबी रेंजेस है, 400 किलोमीटर से ज्यादा इसकी रेंज है, ठीक है। रडार सिग्नेचर भी बहुत कम है, मतलब रडार के पकड़ में नहीं आएगा। शॉर्टर फ्लाइट टाइम्स लीडिंग टू लोअर टारगेट डिस्पर्जन एंड क्विकर एंगेजमेंट, तो यहाँ पे फटाफट एंगेज होगा, फ्लाइट टाइम कम लगता है, ठीक है, जल्दी से जाता है। रेंज ज्यादा है, टाइम कम लगता है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी है, हाई लिथल पावर है, जाएगा तो मार के ही आएगा दुश्मन को, ठीक है। लार्ज काइनेटिक एनर्जी का इम्पैक्ट रहता है इसके पास। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे 3 टाइम्स है इसकी वेलोसिटी, जो नॉर्मल कन्वेंशनल क्रूज मिसाइल्स होती हैं उससे 3 टाइम्स इसकी वेलोसिटी है। 2.5 से 3 टाइम ज्यादा रेंज है, 3 से 4 टाइम ज्यादा सीकर रेंज है, और 9 टाइम ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना कि ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। हमारी जो 5 मिसाइलें हैं ना पटना वाली, ठीक है, कौन कौन सी, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, ये सब जो है बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। लेकिन क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस हमारी, ये याद रखना। क्रूज मिसाइल कैसी होती है, ये सरफेस है, ठीक है, मान लो ये माउंटेन है, ये आपका टारगेट है, तो ये ऐसे पैरेलली चलती है सरफेस से ऐसे सटक के, ठीक है, सटक के नहीं, ऐसे
क्या बोलते हैं उसको, सरफेस से इस तरह से लग के पैरेलली एकदम सटीक चलती है, ठीक है, चिपक के चलती है। तो यहाँ पे इस तरह से ये चलती है क्रूज मिसाइल। जबकि बैलिस्टिक मिसाइल कैसे चलती है, मान लो ये बीच में माउंटेन आ गया, ये आपका टारगेट है, यहाँ से हमने लॉन्च करी, तो ये इस तरह से जैसे बॉल जाती है ना, बॉल फेंकोगे तो कैसी जाएगी, ऐसी जाएगी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे कवर करती है बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। जबकि हमारी जो क्रूज मिसाइल है वो इस तरह से चलती है सरफेस से चिपक के पैरेलली। ओके, आगे बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट्स ऑफ सार्स कोव 2। तो देखो यहाँ पे ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल आया है रिगार्डिंग सार्स कोव 2 वेरिएंट्स। ओके, तो इसकी बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज इसमें जो बताई हुई है वो बताई हुई है म्यूटेशन की बात। म्यूटेशन और वेरिएंट क्या होता है, सबसे पहले ये समझो, ठीक है। ये दो चीज हमको समझनी है। कोई भी सार्स कोव 2 या कोई भी वायरस हो गया, उसका म्यूटेशन क्या होता है और वेरिएंट क्या होता है। मान लो कि ये हमारा ओरिजिनल कोविड वायरस है, ठीक है। अब जो हर वायरस होता है उसका कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल होता है। कोरोना वायरस जो है सार्स कोव 2, उस केस में ये आरएनए है, ठीक है। आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड है। किसी के केस में डीएनए होता है, किसी के केस में आरएनए होता है। अब ये जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है कि वायरस कब यहाँ पे एक्टिव होता है। वायरस देखो यहाँ पे आपको अगर वायरस ने इन्फेक्ट किया तो आपकी बॉडी में जाएगा, आपकी बॉडी में जाके कई सारी अपनी कॉपीज बनाएगा ये, ठीक है। कॉपीज बनाते हुए मल्टीप्लाई होके यहाँ पे फिर ये आपको इन्फेक्ट करता है, ठीक है। एकदम ऐसा नहीं होता कि आपके बस चिपका और आप इन्फेक्ट हो गए। यहाँ पे अपनी कॉपीज बनाता है, उसके बाद आप इन्फेक्ट होते हो, ठीक है। तो जब ये कॉपीज बनाता है उस दौरान अगर इसके जेनेटिक मटेरियल में थोड़ी सी अल्ट्रेशन हो गई, कुछ ना कुछ गलतियां हो गई इससे कॉपी करते टाइम, तो यहाँ पे देखो जेनेटिक मटेरियल में थोड़ा सा अल्ट्रेशन हो गया। ये था टोटल फाइन, जो ओरिजिनल आरएनए था वो ये था। यहाँ पे देखो थोड़ी सी यहाँ पे गलतियां हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह का यहाँ पे ये बना, ठीक है। ये जो गलतियां हुई ना, जो अल्ट्रेशन हुई, ठीक है, इसको हम कहते हैं म्यूटेशन होना, ठीक है। अल्ट्रेशन को ही हम म्यूटेशन कहते हैं। जो गलती हो गई, जो चेंज हो गया थोड़ा बहुत, उसको हम कहते हैं ये म्यूटेशन हुआ है। अब जब ये म्यूटेटेड वाला जो वायरस है, जो ऐसा थोड़ा सा चेंज जेनेटिक मटेरियल वाला वायरस जो है, अगर ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट होने लगता है, ठीक है, यानी कि जो नया इसने वेरिएंट बनाया, नया जो इसने अपना सेल बनाया वायरस का, इसको हम वेरिएंट कहेंगे। और जब ये वेरिएंट बहुत ज्यादा प्रेवलेंट होने लगता है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस होने लगता है, बहुत ज्यादा ट्रांसमिट होने लगता है, तो ये नया स्ट्रेन बन जाता है। तो आसान भाषा में अगर समझे, तो अगर ये हमारा ओरिजिनल वायरस है, ओरिजिनल पेरेंट स्ट्रेन है, इसने कॉपी करने के दौरान कुछ अल्टरेशन कर दी, कुछ गलती हो गई इससे जेनेटिक मटेरियल को कॉपी करने में, इसको हम कहेंगे म्यूटेशन। और इस अल्टरेशन के बाद जो नया स्ट्रेन बनेगा, नया वायरस का जो सेल बनेगा, उसको हम बोलेंगे वेरिएंट ऑफ द ओरिजिनल वायरस। जब ये वेरिएंट ज्यादा स्टैब्लिश हो जाएगा तो ये नया स्ट्रेन बन जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन और वेरिएंट में क्या डिफरेंस है। तो देखो जैसे नाम बोल रहा है ना कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब आपने दो चीजों को मिला दिया, वैसे ही यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन काम करता है। यूजुअली क्या होता है कि आपको देखो यहाँ पे अगर ये आपकी बॉडी का ये स्किन है, ठीक है, यहाँ पे ये आपका वायरस आके चिपका आपके ऊपर, सिंगल इन्फेक्शन हुआ, यहाँ पे सिंगल इन्फेक्शन हुआ, तो आपको यहाँ पे एक तो नॉर्मल वायरस हो सकता है, कोरोना वायरस, ठीक है। अगर इसने यहाँ पे कॉपी करने के दौरान कुछ चेंजेस आ गए, देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस आ गए, अल्ट्रेशन आ गए, तो यानी कि म्यूटेशन हो गया। तो यहाँ पे वायरस आपका म्यूटेटेड वाला वायरस हो सकता है, ठीक है, म्यूटेशन वाला वायरस हो सकता है। यानी कि आपको अलग अलग वेरिएंट हो सकते हैं इस वायरस के, अगर चेंज कर यहाँ पे कॉपी बनाते टाइम कुछ अल्ट्रेशन हो गया। अगर कोई अल्ट्रेशन नहीं होता है फिर तो नॉर्मल जो कोरोना वायरस चल रहा है वो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है नॉर्मल सिचुएशन में। लेकिन कुछ सिचुएशन में क्या होता है कि मान लो एक स्ट्रेन था, ठीक है, एक स्ट्रेन है मान लो अल्फा, अल्फा वाला वेरिएंट है आपका, एक दूसरा है डेल्टा वेरिएंट, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों ने ही आपको इन्फेक्ट कर दिया और दोनों ने सेम सेल में जाके इन्फेक्ट किया है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे दोनों ने सेम सेल में जाके इन्फेक्ट किया है। अब ये दोनों के सेम सेल के इन्फेक्शन के कारण यहाँ पे हाइब्रिड नया स्ट्रेन बनता है और इसी को हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। मतलब आपकी बॉडी में कितने सारे सेल्स हैं, लेकिन एक ही सेल को दो ने इन्फेक्ट कर दिया, अल्फा ने भी, अल्फा वेरिएंट ने भी और डेल्टा वेरिएंट ने भी, तो इसको हम कहेंगे रिकॉम्बिनेशन वेरिएंट बन गया है। अब ये रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट बन गया है, हाइब्रिड नया स्ट्रेन बन गया है, समझ गए। तो इस तरह से रिकॉम्बिनेशन होता है। अब देखो यहाँ पे ये पूरे आर्टिकल में यही सारी चीजें बताई हुई है जो मैंने आपको आसान भाषा में समझाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएंट कैसे क्रिएट होता है ये मैंने आपको बताया। अच्छा, ये वेरिएंट निकालता कौन है, वेरिएंट को नाम कौन देता है, तो यहाँ पे पैंगो नेटवर्क, पैंगो नेटवर्क एक नेटवर्क है, पेंगोलिन नेटवर्क इसको कहा जाता था, इसको शॉर्ट लैंग्वेज में पैंगो नेटवर्क कहा जाता है। ये पैंगो नेटवर्क क्या करता है, ग्लोबल कंसोर्टियम है रिसर्चर्स का, और सार्स कोव 2 जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है, जैसे जैसे नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, इनका नाम वगैरह जो है, नए लीनेजेस जो आ रहे हैं, इनका नामकरण ये पैंगो नेटवर्क करता है, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट क्या होता है,
ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। को सर्कुलेशन होने लगता है लीनिएजेस का, ओके। और यहाँ पे दो लीनिएजेस एक साथ एक ही सेल में यहाँ पे जब अकर करते हैं तो इसको हम रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट कहते हैं। जैसे कि अभी एक नया वेरिएंट आया है जिसको हम कह रहे हैं एक्स ई रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट, ठीक है। यहाँ पे एक्स ई, अच्छा इसीलिए ये न्यूज में था कि एक्स ई नया रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट आया है जो यूके में मिल रहा है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे एक्स ए भी आया था। तो यहाँ पे जब भी रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट की बात करेंगे ना तो ये एक्स से शुरू होगा, और आगे ए बी सी डी कुछ भी लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर ऑफ इट्स अकरेंस, ठीक है। तो एक्स ए आया, एक्स बी आया, एक्स सी आया, एक्स डी आया, अभी एक्स ई आ गया है, और लग रहा है कि आगे एक्स एफ भी आ सकता है। एक्स एफ के थोड़े बहुत एविडेंसेस यूके में मिले हैं, ठीक है। तो अच्छा जैसे एक्स ए की बात करें तो एक्स ए कैसे बना है? एक्स ए बना है अल्फा प्लस यहाँ पे बीटा वाले वेरिएंट, अल्फा प्लस जो बी 1.177 वाला जो वेरिएंट था ना, इससे बना है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग वेरिएंट्स हैं, इन दोनों से मिलने से ये बन गया है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक्स बी हमको जापान में मिला है, ठीक है। सॉरी, एक्स बी हमको यूएस में मिला है, एक्स सी हमको जापान में मिला है। तो अलग अलग जगहों पर ये रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट हमको मिल रहे हैं। तो क्या ये ज्यादा डेडली है? तो देखो ऐसा अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि ज्यादा डेडली है कि नहीं, लेकिन हाँ ये देखा गया है कि ट्रांसमिशन ज्यादा हो रहा है रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट्स वाले केस में, ठीक है। अच्छा, क्या मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम ये रिकॉम्बिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो है कि यहाँ पे प्राइमरी डाटा जो रॉ डाटा है उसके थ्रू, ठीक है। कुछ स्पेशलाइज्ड टूल्स भी आते हैं, इसके थ्रू हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं सीक्वेंसिंग वगैरह करके कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है या नहीं है। पेंगो नेटवर्क भी इसमें हमारी मदद करता है इसको डिफाइन करने में, इसको आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। अब आगे क्या है? देखो रिकॉम्बिनेशन वैसे एक्सट्रीमली रेयर होता है। अब देखो ना, नॉर्मली क्या होता है कि एक वायरस आया, आपकी स्किन के ऊपर अटैक किया, उसने अपने आप नॉर्मल कॉपीज बनाई और आपको इन्फेक्ट कर दिया। यूजुअल केस ही होता है, जो मेजोरिटी केसेस होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये एक वायरस आया, इसने यहाँ पे कॉपी करने के दौरान कुछ अल्ट्रेशन कर दी जिसके कारण आपको म्यूटेशन हो गया वायरस का और आपको एक दूसरा वेरिएंट हो गया। ये उसके बाद कम इसके चांसेस हैं, ठीक है। नॉर्मल केस से इसके कम चांसेस है, और इससे भी कम चांसेस है रिकॉम्बिनेशन के, कि एक ही सेल को दो तरह के वेरिएंट्स ने इन्फेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन सबसे एक्सट्रीम रेयर केस होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमको अभी आगे रिसर्च करके ये समझना जरूरी है कि ये होता क्यों है। एक ही सेल को, इतने सारे सेल्स होते हैं बॉडी में, एक ही सेल को दो वेरिएंट कैसे यहाँ पे इन्फेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी रिसर्च इसकी आगे जारी है। Regardless of the consequences that recombinant events may have on the evolution of virus, monitoring circulating SARS-CoV-2 genomes for evidence recombination will not only help gain a better understanding of ongoing evolution, but will also be able to give a heads up if more concerning variants are गोइंग टू इमर्ज। तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होना है, रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट्स की अगर हम प्रॉपरली रिसर्च कर लेते हैं तो हम तो एक तो कोविड को आगे फैलने से रोक पाएंगे, इसका इवोल्यूशन समझ पाएंगे, और अगर नए स्ट्रेन आने वाले हैं तो उसको भी हम रोक पाएंगे। तो ये था कुल मिला के साइंस एंड टेक से रिलेटेड एक आर्टिकल, ठीक है। तो हमारे आर्टिकल्स तो यही थे। नाउ देयर इज एन अनाउंसमेंट। देखो ऑन अ सीरियस नोट वाला अनाउंसमेंट है ये, कि टिल नाउ यू हैव बीन सपोर्टिंग मी अ लॉट, ठीक है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल गाइज फॉर योर सपोर्ट। लेकिन अभी एक बहुत ही नॉट सो मन से, या बोलते हैं ना बिना मन के, मुझे ये चीज़ अनाउंस करनी पड़ रही है कि मैंने आप लोगों को बताया था अप्रैल में कुछ एक इवेंट है, उसके साथ दो तीन चीज़ें और आ गई है जिसके कारण आई वोंट बी एबल टू रिकॉर्ड द हिंदू एनालिसिस फॉर सम डेज, ठीक है। हमारा द हिंदू एनालिसिस को हम थोड़े दिनों के लिए रोक रहे हैं क्योंकि मेरे पास न टाइम इसके लिए बच रहा है, ना मेरे पास इसके लिए इक्विपमेंट्स रहेंगे अभी आने वाले कुछ दिनों में, ना मेरे पास इसको रिकॉर्ड करने जैसा माहौल रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कुछ दिनों के लिए ये द हिंदू एनालिसिस को थोड़ा रोक रहे हैं। जैसे आज है, कितनी तारीख है आज, 6 अप्रैल है ना। तो 7 अप्रैल से आपको यहाँ पे द हिंदू एनालिसिस मैं नहीं दे पाऊंगी, और ये कब तक रहेगा ऐसा, टिल 29 अप्रैल, है ना। तो यहाँ पे 30 अप्रैल से हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू कि हम 30 अप्रैल से फिर से इसको स्टार्ट करेंगे। सो आई नीड योर मोर सपोर्ट एंड फेथ। तो आप लोग मुझसे जुड़े जरूर रहना, ऐसा नहीं कि आप सब गायब हो जाओ, क्योंकि मैं छोड़ना नहीं चाह रही, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मजबूरी है, ठीक है। आई डू नॉट वॉन्ट टू बट आई हैव टू। यहाँ पे कुछ दिनों के लिए यहाँ पे मैं द हिंदू एनालिसिस नहीं ले पाऊंगी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी पूरी प्रिपरेशन में कुछ भी यहाँ पे बाधा आए, आई वॉन्ट टू एड ऑन टू योर प्रिपरेशन इन एनी वे। तो इसीलिए मैं कुछ ना कुछ मैपिंग सीरीज का, जो मैंने आपको वादा किया था मैपिंग सीरीज के रिगार्डिंग, मैं यहाँ पे वीडियोज लेके आऊंगी इन दिनों में।
टिल 7 फ्रॉम 7th टू 29th अप्रैल मैं आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड करूंगी जो मैपिंग सीरीज से रिलेटेड होंगे, और इसमें आपकी मैपिंग काफ़ी अच्छे से कवर होगी। तो आप लोग इसको ज़रूर फॉलो करना। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है ही, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हो उस पर जो भी डाउट्स हो। मैं जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूंगी। बाकी बस ये थोड़ा सा अनाउंसमेंट था मेरी साइड से कि ये कुछ दिन है, लगभग 20 दिन है, ठीक है, जिसमें मैं आपसे कनेक्टेड नहीं रह पाऊंगी, एंड स्पेशली कनेक्टेड नहीं रह पाऊंगी मतलब द हिंदू एनालिसिस नहीं ले पाऊंगी। बाकी हमारे मैपिंग सीरीज वाले जो मैंने पहले से रिकॉर्ड करके रखे हैं लेक्चर्स, वो मैं डालती रहूंगी थोड़े थोड़े टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है, तो यू कैन रिलाई ओवर देम। बाकी द हिंदू के लिए फिर से हम 30 अप्रैल से शुरू करेंगे। सो आई एम होपिंग आपका सपोर्ट, आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन एंड आपका फेथ ओवर मी, सो दैट वी कैन अगेन स्टार्ट इट, एंड उसके बाद हम फिर से शुरुआत से शुरू करेंगे। शुरुआत से मतलब जिस स्पीड से हम अभी चल रहे हैं उसी स्पीड से इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ वेरी गुड डे। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।